So friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 7th of January 2021। 7 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज क्लासेस उसकी जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। 15 जनवरी से कुछ लोगों ने कहा था कि सर डेमो लेक्चर अगर आप अपलोड कर दे तो अच्छा रहेगा, तो डेमो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। आपको नीचे लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में अगर आप देखें तो आपको डेमो लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, तो आप उस डेमो लेक्चर को देख सकते हैं। एंड अगर आपको फिर पसंद आता है तो सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सीरीज़ ज्वाइन करने की लिंक आपको डेमो लेक्चर में भी मिल जाएगी और इस लेक्चर के भी डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। तो जिसको भी आपके प्रीलिम्स यूपीएससी पीटी 365 बोल सकते हैं आप इसको, या प्री मैच्योर 365 बोल सकते हैं, तो ये सीरीज़ अगर आपको ज्वाइन करना है रिवीजन के लिए तो यू कैन ज्वाइन दिस फ्रॉम द लिंक्स देयर। शुरू करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देना है। पहला सवाल है, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी द नोडल एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग द अर्थक्वेक एक्टिविटी इन इंडिया वर्क्स अंडर। तो इंडिया में एक बॉडी है जो कि अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एक्टिविटी का काम करती है, इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी। ये आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यू टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। मैं आपको आंसर बताता हूँ, पॉज करके आप आंसर कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ओके, दूसरा सवाल जो है वो है, शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए असम, बी उड़ीसा, सी गुजरात, या डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये भी न्यूज़ में ही था रिसेंटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात, सी गुजरात। वहाँ पर ट्राइबल्स के कारण ये न्यूज़ में था, ठीक है ना। तो शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन गुजरात। तीसरा जो सवाल है, वियना अकॉर्ड 2015 रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वियना अकॉर्ड 2015 इनमें से किसको रिफर करता है? ऑप्शंस आर कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक, कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, या जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। तो आपको बताना है इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है वियना अकॉर्ड ऑफ 2015। पढ़ाया हुआ है मेरा, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। एक्चुअली इसमें वियना अकॉर्ड ही था जिसमें बोला गया था कि आपका जो इनरिचमेंट है वो 3.67% को क्रॉस नहीं करना चाहिए, 3.67%। ठीक है ना, इसको याद रखेगा। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विल बी इन ओमकारेश्वर डैम। ओके, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो ओमकारेश्वर डैम में आने वाला है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन ओमकारेश्वर डैम, ठीक है ना। अब ये 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट रहेगा जो कि ओमकारेश्वर डैम जो कि नर्मदा रिवर पर है मध्य प्रदेश में, वहां पर ये आएगा। ओके, तो ओमकारेश्वर डैम इज इन नर्मदा इज इन मध्य प्रदेश, ये भी याद रखेगा। इसकी जो फंडिंग होगी वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक है एंड पावर ग्रिड दे हैव ग्रांटेड इन प्रिंसिपल कंसेंट फॉर प्रोवाइडिंग एड फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक एंड पावर ग्रिड, ठीक है ना। एडिशनल फैक्ट में अगर आपको बताऊं तो मैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट बताऊंगा क्या होता है। इट रिफर्स टू अ सोलर power production installation mounted on a structure that floats on a body of water, typically an artificial basin or lake। तो इसमें होता क्या एक्चुअली में कि जो फ्लोटिंग टाइप ऑफ प्लांट होता है इसमें क्या होता है कि एक ऐसे स्ट्रक्चर पे माउंट किया जाता है सोलर पावर प्रोडक्शन को, जो कि एक बोट या इस जैसे बोट फ्लोट करती है ना, उसी तरीके से वाटर बॉडी पे ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लोट करता रहता है, ठीक है ना। जैसे आर्टिफिशियल लेक हो गई या आर्टिफिशियल बेसिन हो गया, तो याद रखिएगा। सो इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई लैंड की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो नीड ऑफ लैंड ऑक्यूपेंसी, हायर एफिशिएंसी देन द ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम्स। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वाटर इवेपोरेशन अमंग अदर्स। ये सारी चीज़ों में बेनिफिट इसका रहता है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ। तो पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज पे आपको दिख रही होगी, सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी एंटी कन्वर्जन लॉज इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं उनको स्टडी करने का सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है, ठीक है ना।
सबसे पहली बात कि अगर हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020 देखें तो उसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। पहला तो ये कि द इंडिविजुअल हु वांट्स टू कन्वर्ट एंड दोज हु परफॉर्म सच कन्वर्जन्स हैव टू सबमिट अ नोटिस टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 60 days एंड अ मंथ इन एडवांस रिस्पेक्टिवली। याद रखिएगा कि अगर जिसको कन्वर्ट होना है और जिसको कन्वर्जन करना है उन दोनों को नोटिस देनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। जिसको कन्वर्ट होना है उसको 60 दिन पहले और जिसको कन्वर्ट करना है उसको 30 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी, ठीक है ना। देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल इंस्टीट्यूट अ पुलिस इंक्वायरी। कल भी मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर एक पुलिस ऑफिसर को बोलेगा कि भैया आप इंक्वायरी करके लाओ और पता करो कि क्या ये कन्वर्जन वैलिड है या नहीं, ठीक है। वंस कन्वर्जन टेक्स प्लेस द पर्सन शुड सबमिट अ डिक्लेरेशन विद इन 60 days। द नोटिस विल बी पब्लिकली एग्जिबिटेड फॉर एनी ऑब्जेक्शंस। तो अब देखो जो व्यक्ति कन्वर्ट होगा वो अगले 60 दिनों तक के लिए एक डिक्लेरेशन, 60 दिनों के अंदर एक डिक्लेरेशन देगा और वो जो डिक्लेरेशन रहेगा उसको पब्लिकली दिखाया जाएगा ताकि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो बता सके। Then the converted person has to appear before the DM and confirm his or her identity and details। फिर जो converted person है उसको दोबारा से DM के सामने appear होना पड़ेगा and confirm करना पड़ेगा उसकी identity को, details को। The violations will attract punishment of 6 months to 3 years imprisonment। जो ये violations है अगर तो इसमें 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का imprisonment हो सकता है। Who has converted and 1 to 5 years for the person जिसने ये conversion कराया है, ठीक है ना। कन्वर्टर का 1 to 5 हो सकता है और उसका 6 months to 3 years हो सकता है जो कन्वर्ट हुआ है। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट कन्वर्जन डिड नॉट हैपन थ्रू फोर्स, फ्रॉड और मैरिज रेस्ट्स ऑन द पर्सन हु फैसिलिटेटेड इट। जो व्यक्ति कन्वर्जन कराएगा उसको प्रूव करना हुआ है वो फोर्स, फ्रॉड या मैरिज के थ्रू नहीं हुआ है। सो दैट इज द थिंग। Now marriage done for the sole purpose of religious conversions are liable to be declared void। ऐसी कोई भी शादी जो कि केवल और केवल कन्वर्जन के पर्पज से हुई है उसको null and void घोषित कर दिया जाएगा। And all the offences under the उत्तर प्रदेश लॉ are non bailable। सारे जो offences हैं उत्तर प्रदेश के ये ऑर्डिनेंस के अंतर्गत ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, ये भी आपको याद रखना। तो जैसे काफ़ी क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया है। इन्हीं सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए कि वेदर आर्टिकल 21 जो है आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 25 जो है आर्टिकल जो ये अलग अलग फ्रीडम ऑफ प्रोफेसिंग द रिलीजन एंड ऑल है ना, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, तो ये सारी चीज़ों को कहीं वॉयलेट तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब चेक करेगा, है ना। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस डिसीजन पे आता है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो यूजिंग गॉड्स नेम टू सेल आर्टिकल्स इज इलीगल नाउ। तो ऐसा औरंगाबाद बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की उसने कहा है एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ एनी आर्टिकल यूजिंग द नेम ऑफ एनी गॉड एंड क्लेमिंग दैट इट हैज सुपरनैचुरल क्वालिटीज इज इलीगल। याद रखिएगा कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिसमें कि गॉड का नाम लिया जाए या ये क्लेम किया जाए कि मतलब claiming that it has supernatural qualities, that is illegal and it falls under the Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and Other Inhumane, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act। तो ऐसा औरंगाबाद बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की उसने कहा है कि गॉड का नाम आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट में नहीं ले सकते। यू कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द गॉड इन एनी एडवर्टाइजमेंट्स, है ना। जैसे कि आपने हनुमान चालीसा यंत्र बना दिया, बाबा मंगलनाथ ने बनाया था, इनके द्वारा बनाया गया एक कोई यंत्र है, इसमें ऐसी सी ताकत है, आप रखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं बोल सकते आप, है ना। ये महाराष्ट्र ने कह दिया है कि महाराष्ट्र बेंच ने कहा है कि ये गलत है, इट इज़ इलीगल। ओके, तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो एवियन फ्लू यानी कि जो बर्ड फ्लू इस समय चल रहा है उसके बारे में देखते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, मोर माइग्रेटरी बर्ड्स रिपोर्टेड डेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा ये बर्ड फ्लू का इस समय कहर चल रहा है ना। हिमाचल प्रदेश में स्पेशली जो पोंग डैम वाला रीजन है, याद रखिएगा पोंग डैम वाला जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स को एवियन फ्लू यानी कि H5N1
H5N1। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था H5N1 का मतलब क्या होता है, Ha का 5 होते हैं, Na का 1 होता है, ठीक है ना, ये याद रखेगा। Ha जो मॉलिक्यूल है वो 5 है, Na 1 है, तो H5N1 बोलते हैं। तो पोंग डैम वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा एक लेबोरेटरी है जो कि स्टडी कर रही है सारी चीज़ों को, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेज, निहासद, ये भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेज भोपाल में है, और वहाँ पर ये टेस्टिंग की जा रही है। काफ़ी सारी बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल वो बर्ड फ्लू उनको हुआ है ना, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो आज जो है वो एडिटोरियल्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आज के लिए, ओके। सो अभी हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर न्यू अनुभव मंटपा। तो फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया गया है न्यू अनुभव मंटपा के लिए। अब ये न्यू अनुभव मंटपा है कहां पर, ये लाया जा रहा है कर्नाटका में। पहली चीज तो कर्नाटका में। अब किसके लिए बनाया जा रहा है न्यू अनुभव मंटपा, तो ये बनाया जा रहा है बसवेश्वर के लिए, यानी बसवन्ना या फिर बसावा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये लिंगायतिज्म के फाउंडर थे। लिंगायतिज्म आपको पता होना चाहिए, लिंगायतिज्म जो होते हैं वो शैवाइट्स होते हैं, एक्चुअली शिवा को वर्शिप करने वाले रहते हैं, है ना। एंड इनका ये मानना रहता है कि जैसे ये सारे जो ये मर्ज हो जाते हैं शिवा में जाकर के मर्ज हो जाते हैं फाइनली। तो याद रखिएगा बसावा या बसवन्ना या बसवेश्वर जो है बेसिकली इनके ऊपर ये न्यू अनुभव मंटपा जो है वो बनाया जा रहा है। एंड ये बनाया जा रहा है बसावा कल्याण में, द प्लेस वेयर 12th सेंचुरी पोएट फिलोसोफर बसवेश्वरा लिव्ड फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे बसावा कल्याण याद रखिएगा, जगह जो है वो है बसावा कल्याण, जहां पर कि बसवेश्वरा ने अपना मोस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही रिसाइडेड देयर, है ना। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा रहा है न्यू अनुभव मंटपा। याद रखिएगा न्यू अनुभव मंटपा। इनको वीर शैवा लिंगायतिज्म भी कहा जाता है, वीर शैवा लिंगायतिज्म, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। कमिटी टू लुक इनटू लद्दाख इश्यूज। अब एक कमिटी बनाई जा रही है। अ कमिटी वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी। याद रखिएगा जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में ये कमिटी बनाई जा रही है, विच विल बी finding appropriate solutions for the issues related to language, culture, conservation of land in the union territory of Ladakh। तो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को लेकर के, कल्चर रिलेटेड इश्यूज को लेकर के और कंजर्वेशन ऑफ लैंड इन द यूनियन टेरिटरी को लेकर के एक कमेटी बनाई जा रही है। उस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे जी किशन रेड्डी, हु इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द होम, एंड ही विल बी हेडिंग दैट कमेटी, ठीक है ना। एंड सॉल्यूशंस ढूंढे जाएंगे फॉर द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो ये आपको मैंने बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यहां पे साइंस पॉलिसी टू बूस्ट जर्नल एक्सेस। अब यहां पर एक मैं आपको थोड़ा बताता हूं, उसका बैकग्राउंड बताता हूं। एक पॉलिसी थी जिसको कि जो कि अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, इसको बोलते हैं STIP पॉलिसी। STIP क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। STIP का फुल फॉर्म क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, ठीक है ना। STIP का फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। अब इट एम्स टू स्टैब्लिश अ सिस्टम वेयर बाय ऑल द रिसर्चर्स इन इंडिया कैन एक्सेस द रिसर्च पब्लिश्ड इन द टॉप इंटरनेशनल जर्नल्स एट नो कॉस्ट। अब इसमें इस पॉलिसी के अंतर्गत एक पॉइंट था कि जितने भी रिसर्चर्स इंडिया में वो टॉप जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं एट नो कॉस्ट। अब ये पॉलिसी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल जर्नल्स होती हैं इनका बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट रहता है। इसलिए इंडियन रिसर्चर्स कई बार, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं इनके पास, तो कई बार इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। जब इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हमको इंटरनेशनली क्या चल रहा है ये पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए STIP यानी कि जो ये साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है, इसका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आ जाएगी तो जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं वो फ्रीली एक्सेसिबल रहेगी टू ऑल द रिसर्चर्स। Now the Science Ministry has not yet drawn up a plan for execution of the STIP policy and it is in still the draft mode। तो अभी भी ये ड्राफ्ट मोड में है, जो STIP पॉलिसी अभी भी ड्राफ्ट मोड में है, और अभी तक जो साइंस मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने कोई भी स्टेप नहीं लिए हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस पॉलिसी।
अब ऑथर ने ये भी कहा है कि जो ये प्रॉब्लम्स है रिसर्चर्स के लिए, ये अब नए टाइम की प्रॉब्लम्स है और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं इनको ये पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई लोग चाहते हैं कि इस पॉलिसी को बेसिकली जल्दी से जल्दी लाया जाए, है ना। तो इसको याद रखिएगा। आगे अगर हम देखें तो the policy sets a target for doubling the number of full-time equivalent researchers. The policy sets a target for doubling the number of full-time equivalent researchers. Gross domestic expenditure on R&D में एक्सपेंडिचर बढ़ाने का इस पॉलिसी ने डिसाइड किया था। नंबर ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स के नंबर बढ़ाने का डिसाइड किया था। एंड प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इन योर ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, उसको भी बढ़ाने का, मतलब कि एक तो पहले तो नंबर ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स है उनको बढ़ाने का, दूसरा R&D में एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का, एंड तीसरा प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को R&D में एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का। ठीक है ना, याद रखिएगा। नाउ द पॉलिसी इज टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इस पॉलिसी के अंदर का एक पॉइंट ये भी है कि इंडिया की जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है उसके प्रॉब्लम्स, वीकनेसेस एंड फॉल्ट्स को पता लगाना भी उसका एक एम है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं, है ना, तो उनको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो, फिनेंस मिनिस्टर रिव्यूज एनआईपी एज पार्ट ऑफ इंफ्रा स्पेंडिंग पुश। तो एनआईपी का रिव्यू किया गया बाय निर्मला सीतारमण। एनआईपी क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, याद रखिएगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एज द गवर्नमेंट सीक्स टू एक्सेलरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट बढ़ाता जा रहा है ना, एंड काफ़ी प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे हैं। तो एनआईपी के अंतर्गत यही है, बेसिकली एनआईपी के अंतर्गत यही पॉइंट है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जा रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो है सेबी मूव्स एंट्री नॉर्म्स टू सेट अप स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है ना, सेबी ने कुछ एंट्री नॉर्म्स बनाए हैं फॉर सेटिंग अप स्टॉक एक्सचेंजेस। अब देखो, सेबी के बारे में आपको पता है कि सेबी जो था वो 1988 में बन गया था, है ना। 1992 में सेबी एक्ट आता है जिसके थ्रू इसको फिर स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है, याद रखेगा। 1988 में सेबी आता है, 1992 में उसको स्टैट्यूटरी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम जो हुआ था उसके बाद से ही सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का सोचा गया था। ठीक है ना, तो सेबी जो बना था वो 1988 में बना था पहले, फिर उसको स्टैट्यूटरी 1992 में बनाया गया। अब देखें तो जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसमें इट हैज फ्लोटेड अ डिस्कशन पेपर ऑन रिव्यू ऑफ ओनरशिप एंड गवर्नेंस नॉर्म्स। अब रिव्यू ऑफ ओनरशिप एंड गवर्नेंस नॉर्म्स जो रहते हैं उनका रिव्यू किया गया। एंड जो नए इंट्रेंट्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस सेटअप करना चाहते हैं, है ना, या फिर डिपॉजिटरी सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरी सेट करते होते हैं इनको बोला जाता है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, MII, याद रखिएगा। स्टॉक एक्सचेंजेस एंड जो स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। दे आर नोन एज द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे देखो अगर तो एज पर द की प्रपोजल्स अ रेसिडेंट प्रमोटर सेटिंग अप अ MII। अब देखो, अगर एक कोई रेसिडेंट प्रमोटर है, अब वो MII को सेटअप कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको सेटअप कर रहा है, मे सेटिंग अप एन इंस्टीट्यूशन में होल्ड अप टू 100% शेयर होल्डिंग। तो अगर कोई रेसिडेंट प्रमोटर है तो 100% तक शेयर होल्डिंग होल्ड कर सकता है, विच विल बी ब्रॉट डाउन टू नॉट मोर देन 51% और 26% इन 10 ईयर्स। तो 10 सालों में या तो 51% से ऊपर नहीं रखेगा या तो 26% से ऊपर नहीं रखेगा, ऐसा 10 सालों में हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में रेसिडेंट प्रमोटर 100% रख सकता है लेकिन बाद में नहीं। ठीक है ना। फिर अगर एक फॉरेन प्रमोटर है, फ्रॉम FATF मेंबर ज्यूरिसडिक्शंस, अगर कोई FATF मेंबर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो आता है, ऐसा कोई फॉरेन प्रमोटर है तो वो सेटअप अगर कर रहा है MII, तो ही में होल्ड अप टू 49% शेयर होल्डिंग। अगर कोई रेसिडेंट था तो वो 100% तक कर पा रहा था, लेकिन अगर कोई फॉरेन प्रमोटर है जो कि FATF ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है तो वो 49% तक शेयर होल्डिंग ही होल्ड कर सकता है, एंड नॉट मोर देन 26% या 15% इन 10 ईयर्स। और 10 सालों में या तो 26% से कम हो जाएगा या फिर 15% से कम। ठीक है ना। फिर फॉरेन इंडिविजुअल्स, अब अगर फॉरेन इंडिविजुअल्स है ना,
और एंटिटीज अदर देन एफएटीएफ मेंबर जुरिस्डिक्शन, तो वो केवल 10% ही एमआईआई में एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई फॉरेन इंडिविजुअल है या कोई एफएटीएफ के बाहर की कोई एंटिटी है तो वो केवल 10% ही होल्ड कर सकता है। अगर कोई पर्सन है अदर देन द प्रमोटर में एक्वायर और होल्ड लेस देन 25% शेयर होल्डिंग, एनी पर्सन अदर देन प्रमोटर में एक्वायर एंड होल्ड लेस देन 25, ठीक है ना। एंड एटलीस्ट 50% ऑफ द ओनरशिप जो एमआईआई की रहेगी, यानी कि जो आपका एमआईआई रहेगा, एमआईआई क्या था, ये था आपका मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, तो इसमें 50% जो ओनरशिप रहेगी वो किसी भी टाइम एक ऐसे इंडिविजुअल पे रहेगी जिसके पास कम से कम 5 सालों का एक्सपीरियंस हो इन द एरिया ऑफ कैपिटल मार्केट और टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये आपको याद रखना है, दीज आर द फैक्ट्स। एंड लास्ट जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से है। पोलोसैक फर्स्ट वुमेन ऑफिशियल इन मेंस टेस्ट, तो ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसैक जो है शी विल बिकम द फर्स्ट वुमेन मैच ऑफिशियल इन अ मेंस टेस्ट मैच, है ना। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो मैच होने वाला है वहां पर ये पोलोसैक, याद रखेगा, द नेम ऑफ द वुमेन इज पोलोसैक, क्लेयर पोलोसैक, फर्स्ट वुमेन ऑफिशियल इन द मेंस टेस्ट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप वहां पर जो मैंने रिवीजन सीरीज के वीडियो की लिंक दी है, डेमो लेक्चर की दी है, PT 365 वीडियो सीरीज की, वो देख लीजिएगा। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, तो आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।